हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर। पिछले थर्सडे को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की और तब से डिफेंस स्टॉक्स फुल फोकस मोड में है। तो इस वीडियो में हम इस पावर मूव का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और समझेंगे कि कौन सी कंपनीज को इससे फायदा होने वाला है। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे महारत्न और नवरत्न कंपनीज की दुनिया, ताकि आप समझे कि इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं और इन्हें एनालाइज करते वक्त कैसे इवैल्यूएट करें। और एंड में कुछ मस्ट नोन मार्केट अपडेट्स भी देखेंगे। ग्लोबल टर्मोइल के बीच में इंडियन मार्केट्स फुल सनशाइन मोड में है। हम इसका पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे। थर्सडे से डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहे हैं, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी ने 54,000 करोड़ के नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। मतलब नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कुछ कंपनीज के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। डिफेंस में तेजी का अंदाज आप इस चार्ट से लगा सकते हैं, जहां डिफेंस इंडेक्स ने पिछले एक साल में 38% रिटर्न दिया है कंपेयर टू ओनली 6% इन निफ्टी। सबसे पहले समझे डीएसी क्या है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए नए वेपन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स खरीदने की परमिशन देती है। जब भी नए डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत होती है तो पहले डीएसी उसको अप्रूव करता है। उसके बाद ही कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और प्रोडक्शन शुरू होता है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए? पावरफुल टैंक इंजन्स फॉर आर्मी। इंडियन आर्मी के T90 टैंक्स के लिए 1350 HP इंजन्स अप्रूव किए गए हैं। ये नए इंजन्स टैंक्स को और पावरफुल और फास्ट बनाएंगे, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में काम आएगा। स्टॉक्स जो फायदा उठाएंगे वो है BEML, वरुणास्त्र टॉर्पीडोज फॉर नेवी। ये एक इंडियन मेड टॉर्पीडो है जो एनिमी सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने में शिप्स में लॉन्च होता है। स्टॉक्स जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं वो है भारत डायनामिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्विलेंस एयरक्राफ्ट फॉर एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के लिए नए अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट अप्रूव हुए हैं जो एनिमी एक्टिविटीज डिटेक्ट करने में मदद करेंगे। स्टॉक्स जो फायदा उठाएंगे वो है BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव्स एंड डाटा पैटर्न्स। इसके अलावा डीएसी ने नए गाइडलाइंस भी अप्रूव किए हैं, जिससे नए डिफेंस इक्विपमेंट जल्दी और आसानी से एक्वायर हो सकेंगे। मतलब अब नए वेपन्स और टेक्नोलॉजी बिना डिले के मिलिट्री तक पहुंच सकेगी, जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट रहेगा। आपने अकबर के नवरत्न के बारे में सुना है? नवरत्न मीनिंग 9 जेम्स इन हिज कोड। ये 9 लोग अकबर के कोड में सबसे स्पेशल और टैलेंटेड लोग हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन का गुरु, कोई म्यूजिक में, तो कोई मिलिट्री स्ट्रैटेजी में माहिर। बिरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, राजा टोडरमल जैसे बड़े नाम इनमें शामिल हैं। इन सब की नॉलेज और टैलेंट की वजह से अकबर का किंगडम स्ट्रॉन्ग हो गया था। 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ बहुत वैल्यूएबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आइडेंटिफाई किया। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है जो इकोनॉमी को ग्रो करने में बड़ा रोल प्ले करती है। दीज आर द रियल ज्वेल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। मिनी रत्न ये एंट्री लेवल CPSEs होते हैं जिन्हें कम ऑटोनॉमी मिलती है। नवरत्न ये मिड लेवल CPSEs होते हैं जो काफी हद तक अपने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजंस खुद लेते हैं। करेंटली ये टोटल 26 है। महारत्न ये सबसे टॉप कैटेगरी है जिसमें CPSEs को मैक्सिमम इंडिपेंडेंस मिलती है अपने डिसीजंस लेने के लिए। और अभी केवल 14 कंपनियों को ये स्टेटस मिला है। मतलब जैसे जैसे CPSE स्ट्रॉन्ग होती है उसका लेवल मिनी रत्न से नवरत्न और फिर महारत्न तक बढ़ता है। महारत्न कंपनी ज्यादा पावर और पैसा हैंडल करती है, जबकि नवरत्न उसकी एक स्टेप नीचे होती है। फाइनेंशियल ग्रोथ। महारत्न और नवरत्न कंपनीज हाई प्रॉफिट, नेट वर्थ और रेवेन्यू के साथ इंडस्ट्री लीडर्स होती है, जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बेस देती है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, इन्हें बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की फ्रीडम होती है जो फास्ट एग्जीक्यूशन में मदद करती है। सेक्टरल इंपॉर्टेंस, ये एनर्जी, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रूशियल सेक्टर्स में ऑपरेट करती है जो GDP ग्रोथ के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट बैकिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट से इनका रिस्क कम होता है जो इन्हें स्टेबल और रिलायबल बनाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ये सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी कॉम्पीट करती है, तो ये क्लियरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के रडार में होनी चाहिए। अगर आपको सेफ और स्टडी रिटर्न्स चाहिए तो महारत्न और नवरत्न कंपनीज एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है।
अगर आप महारत्न कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिले। सेक्टरल ग्रोथ पोटेंशियल, वो जिस भी सेक्टर में ऑपरेट करती है उनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल समझना जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, नए रूल्स, सब्सिडीज और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इन कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट डालती है। डिविडेंड हिस्ट्री, इनके डिविडेंड पे आउट चेक करें ताकि रेगुलर इनकम मिल सके। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कंपनी की मार्केट लीडरशिप और रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि टफ टाइम्स में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे। नाउ लेट अस सी कि पिछले 5 सालों के बेसिस पर कौन सी महारत्न और नवरत्न कंपनीज हैव डन वेल। 5 ईयर स्टॉक प्राइस रिटर्न के बेसिस पर टॉप परफॉर्मिंग महारत्न और नवरत्न कंपनीज हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ऑयल इंडिया, RSC, रेल विकास निगम लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। HAL एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हाल ही में महारत्न कंपनी बनी है। ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। HAL एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एरो इंजिन्स और एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स का डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और अपग्रेड का काम करती है। अब तक कंपनी 4200 प्लस एयरक्राफ्ट और 5300 प्लस इंजिन्स बना चुकी है और 11700 प्लस एयरक्राफ्ट और 35,000 प्लस इंजिन्स ओवरहॉल भी कर चुकी है। मेक इन इंडिया कैंपेन के बाद डिफेंस PSUs जैसे HAL की ग्रोथ काफी बढ़ गई है। पहले इंडिया ज्यादातर आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, लेकिन अब ये कैंपेन डिफेंस इक्विपमेंट की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। 1959 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन मेनली असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और भी ऐसे स्टेट्स में करती है। बढ़ते क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही हेल्दी रेट से ग्रो कर रही है। साथ ही कैपिटल स्ट्रक्चर और रिटर्न्स रेशियो भी स्ट्रॉन्ग है। RSC एक लीडिंग NBFC और RBI द्वारा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लासिफाई करी गई है। कंपनी पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। अब ये नॉन पावर इंफ्रा जैसे रोड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, IT, स्टील, रिफाइनरीज और हेल्थ केयर में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसमें 11% लोन बुक एलोकेट किया गया है। पिछले 5 सालों में कंपनी का लोन बुक 13% CAGR से ग्रो हुआ है और NNPS भी घटे हैं। रिसेंट साल में ROA 3% रहा है। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL एक गवर्नमेंट कंपनी है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका मेन काम है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना और एक्स्ट्रा फंडिंग अरेंज करना। RVNL को 2013 में मिनी रत्न और 2023 में नवरत्न का स्टेटस मिला। ये टर्नकी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिसमें प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब कुछ हैंडल करती है। पहले सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट्स पर फोकस रहा था, लेकिन अब RVNL नए रेलवे लाइन्स, इलेक्ट्रिफिकेशंस, मेट्रो सिस्टम्स, ब्रिजेस और वर्कशॉप जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करती है। इसका सबसे बड़ा क्लाइंट इंडियन रेलवे ही है। अब तक कंपनी ने 2120 किलोमीटर गॉज कन्वर्जन, 7345 रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, 18 वर्कशॉप्स और 151 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके इंडियन रेलवेज को हैंडओवर किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL एक गवर्नमेंट डिफेंस कंपनी है जो 1954 में शुरू हुई थी और इंडियन आर्मी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। 2007 में इसे नवरत्न PSU का स्टेटस मिला। BEL मेनली रेडार, कम्युनिकेशन और वॉरफेयर इक्विपमेंट सप्लाई करती है। BEL की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है। कंपनी पर लगभग कोई डेब्ट नहीं है। गवर्नमेंट से इसे बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। अभी कंपनी के पास 71,100 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स है जो आने वाले सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंश्योर करती है। डेली मार्केट अपडेट। थ्रू आउट लास्ट वीक मार्केट्स ने पॉजिटिव क्लोज दी और आज भी पॉजिटिव में ओपन हुए। FII फ्राइडेज को इक्विटीज में नेट बायर्स रहे। हाउएवर मार्च में अब तक FPIs ने 31,719 करोड़ की इक्विटीज नेट सेल करी है। ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव रहे क्योंकि US प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिंट दिया है कि नए टैरिफ्स पर वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। FII बाइंग एंड पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज की वजह से रुपी 7 कॉन्जिक्यूटिव डे स्ट्रॉन्ग रहा। आज भी रुपी 3 पैसे स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ एट 85.94। गोल्ड प्राइसेस नीचे आए क्योंकि ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े क्योंकि US ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाए हैं और OPEC के 7 मेंबर्स ने आउटपुट कट का प्लान किया है इन अपकमिंग मंथ्स। मूविंग ऑन टू सम स्टॉक अपडेट्स।
L&T कंपनी ने 12,000 करोड़ तक का लॉन्ग टर्म बोरोइंग अप्रूव किया है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या दूसरे सोर्सेज से रेस किया जाएगा। M&M कंपनी ने अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से SUVs और कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस में 3% तक का हाइक होगा। एक और डेवलपमेंट ये है कि M&M SML Isuzu का पूरा स्टेक बाय करने की सोच रहा है और इस वीक पर इसका डिसीजन लिया जाएगा। ये डील होने से M&M के बस और ट्रक बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। NCC कंपनी को बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन से 1480 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव हो चुका है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.